हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल J3 ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 7। कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आप सभी को अपना ध्यान रखना है। तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम्स भी डिले हो जाएं, पर आपको अपने तैयारी में बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। आपको इसी तरह अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। तो चलिए अब हमारे सेशन को शुरू करते हैं। फटाफट से अपने पेन और कॉपीज़ को साइड में रख दीजिए और इस सेशन को ध्यान से सुनिए। यहाँ से आप बहुत कुछ नया सीख कर जाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एसटी केबल्स कितने वोल्टेज लेवल तक यूज़ होती है। एसटी केबल्स मतलब हाई टेंशन केबल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है 11 kV, यानी 11 kV तक हम हाई टेंशन केबल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सुपर टेंशन केबल्स जो होती हैं वो यूज़ होती है 22 से लेके 33 kV तक। और जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन होती हैं, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स यूज़ होती हैं 33 to 66 kV तक। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद करते हुए चलनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो ब्लॉक रोटरी टेस्ट होता है उसके अंदर हम कौन से लॉसेस को मेज़र करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट लॉसेस, वेरिएबल लॉसेस कौन कौन से होते हैं। तो कांस्टेंट लॉस की कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम, इसके अंदर आते हैं स्टेटर के कोर लॉस प्लस रोटर के कोर लॉस और इसी के साथ इसमें आते हैं मैकेनिकल लॉस। जितने भी होते हैं ये तीनों आते हैं कोर लॉस की कैटेगरी में। और जो वेरिएबल लॉसेस होते हैं, वेरिएबल लॉसेस में आते हैं स्टेटर के कॉपर लॉस प्लस रोटर के कॉपर लॉस। ये चीज़ होती है वेरिएबल लॉस। और जो रोटेशनल लॉसेस होते हैं, कांस्टेंट लॉसेस को ही रोटेशनल लॉसेस भी कहा जाता है। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, उसी तरीके से इंडक्शन मोटर के अंदर ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है। इसमें हम कैलकुलेट करते हैं स्टेटर के कॉपर लॉस और रोटर के कॉपर लॉस। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा वेरिएबल लॉसेस। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको इसी तरीके से डिटेल में सभी क्वेश्चन समझाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके देन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हम लोड को इंक्रीज़ करते हैं डीसी शंट मोटर के, तो उससे उसकी स्पीड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। जब आप लोड की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो आईए की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। जैसा कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं कि आईए की वैल्यू जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो स्पीड की वैल्यू बिल्कुल स्लाइटली रिड्यूस हुई है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, रिड्यूस स्लाइटली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि करंट गेन कॉमन बेस एम्पलीफायर का कितना होता है। तो इसको आप एक टेबल के थ्रू याद रखना। यहाँ पर आप जैसे लिख लीजिए करंट कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। यहाँ पर हम लिख लेंगे करंट गेन और यहाँ पर वोल्टेज गेन। इनके हिसाब से कभी वोल्टेज गेन भी पूछ सकता है, तो वो भी आप याद रखना। कॉमन बेस में करंट गेन होता है <1, और जो कॉमन एमिटर होता है उसके अंदर ये होता है हाई, और कॉमन कलेक्टर में होता है वेरी हाई। वहीं वोल्टेज गेन को हम देखेंगे तो वोल्टेज गेन कॉमन बेस में होता है हाई, कॉमन एमिटर में होता है वेरी हाई, और कॉमन कलेक्टर में होता है ये <1। तो ये टेबल आपको याद रखनी है। इससे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे आरएससीबी वाले में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी, <1, जैसा कि इस टेबल के अंदर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्वालिटी फैक्टर जब <10 हो तो उसको हम मेज़र कौन से ब्रिज से करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। हे ब्रिज यूज़ होता है हाई वैल्यू ऑफ क्यू के लिए, यानी क्वालिटी फैक्टर के लिए। एंडरसन का हम यूज़ करते हैं लो वैल्यू ऑफ क्यू के लिए। यहाँ पर आपको 3 केसेस याद रखने हैं।
जब Q लेस देन 1 हो, जब Q 1 से लेके 10 तक हो, और थर्ड केस जब Q ग्रेटर देन 10 हो। तो फर्स्ट केस को हम कहते हैं लो Q यानी लो क्वालिटी फैक्टर, सेकंड वाले को बोलते हैं मीडियम क्वालिटी फैक्टर, और थर्ड वाले को बोलते हैं हाई क्वालिटी फैक्टर। तो ये चीज़ें भी आपको देखते हुए चलनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आई होप ये सभी को क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि फ्लोरोसेंट लैम्प के क्या डिसएडवांटेज होते हैं कंपेयर टू GLS लैम्प, यानी GLS लैम्प के कंपैरिजन में इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो GLS लैम्प क्या होता है? GLS लैम्प एक इनकैंडिसेंट लैम्प होता है, इनकैंडिसेंट लैम्प, जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ होता है इनकैंडिसेंट लैम्प। तो फ्लोरोसेंट लैम्प के अंदर हम चोक का यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। पहला डिसएडवांटेज तो इसका ये है। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट भी होता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि कोई भी जो रनिंग चीज़ होती है वो हमें इसके अंदर स्टेशनरी दिखती है फ्लोरोसेंट लैंप लगाने की वजह से, या थोड़ी सी स्लोवर होती हुई दिखती है। तो इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पर इसका यूज़ नहीं किया जाता। और इसकी जो कॉस्ट होती है वो इस इनकैंडिसेंट लैंप से ज़्यादा होती है। तो दिए गए सभी ऑप्शन करेक्ट है, ये इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो इनकैंडिसेंट लैंप है वो AC एंड DC दोनों पे वर्क करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है इन केस। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि नंबर ऑफ़ डायोड्स कितने यूज़ होते हैं ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट के अंदर। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसके अंदर जो डायोड यूज़ किए गए हैं वो 4 डायोड यूज़ किए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा D4। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि डोनर टाइप इम्प्योरिटी इनमें से कौन सी होती है। तो यहाँ पर डोनर टाइप इम्प्योरिटी का कहने का मतलब है कि एन टाइप की इम्प्योरिटी। और एन टाइप की इम्प्योरिटी में कौन कौन से आते हैं? एक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। वहीं पी टाइप में कौन कौन से आते हैं? वो होते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे होते हैं। ये आपको याद रखने हैं। तो हमसे डोनर टाइप ऑफ इम्प्योरिटी पूछा गया है, तो उसका सही आंसर होगा फॉस्फोरस। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपके RSCB JEE एग्ज़ाम्स में। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो फ्यूज़न और नॉन प्रेशर वेल्डिंग होती है वो इनमें से कौन सी कैटेगरी की वेल्डिंग होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा मेटल आर्क वेल्डिंग। मेटल आर्क वेल्डिंग और कुछ नहीं, आपने नॉर्मली जो अपने आसपास वेल्डिंग होती देखी है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, जिसके थ्रू वेल्डिंग की जाती है, उसको कहते हैं मेटल आर्क वेल्डिंग। जबकि रेजिस्टेंस वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग और एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, इन तीनों में प्रेशर का यूज़ किया जाता है वेल्डिंग करते टाइम। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेल्डिंग कौन सी होती है, यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेल्ड कौन सा होता है। तो वो होती है TIG वेल्डिंग। ये भी आप याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज हैं, आपके कोई डाउट है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। ओके देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि रेडिएंट एफिशिएंसी किसी भी लुमिनस सोर्स की कितनी होगी। लुमिनस सोर्स मतलब जो हमें लाइट प्रोवाइड कर रहा है। तो रेडिएंट एफिशिएंसी का कहने का मतलब है कि जब हमने उसे इनपुट दी इलेक्ट्रिकल पावर, तो वो उस इलेक्ट्रिकल पावर को कितनी एफिशिएंसी के पावर में कन्वर्ट कर रहा है, ये चीज़ होती है रेडिएंट एफिशिएंसी। तो ये डिपेंड करती है शेप ऑफ सोर्स पे भी, और टेम्परेचर पे भी, और वेवलेंथ जो लाइट रे की उस पर भी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑप्शंस आर द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो सीलिंग फ़ैन हम जो लगाते हैं तो वो हमें किस हाइट से कम पर लगाना चाहिए, मतलब उससे ऊपर हमें नहीं लगाना चाहिए। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा D 2.5 मीटर फ्रॉम द फ्लोर। इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आपको ये सब भी पढ़ते हुए चलना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि शेडेड पोल इंडक्शन मोटर है वो इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट में यूज़ की जाती है। शेडेड पोल इंडक्शन मोटर जो होती है वो ऑलमोस्ट 0 to 125 वाट तक ही पावर दे पाती है।
कोई स्पेशल केसेस में 190 वाट तक भी दे सकती है। तो इसका जो यूज़ किया जाता है वो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक क्लॉक्स में, क्योंकि इसमें जो पावर की रिक्वायरमेंट होती है वो लो होती है, बजाय जो ऑप्शन हमें गिवन है ए, बी और सी में। आई होप सभी को ये क्लियर हुआ होगा, और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो वायरिंग और वाइंडिंग जो हम करते हैं उसमें एक टर्म यूज़ होती है SWG। तो उसका फुल फॉर्म क्या होती है? गेज। तो ये यूज़ होती है वायर की थिकनेस को मेज़र करने के लिए, यानी वायर के साइज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है। ओके देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर जो कोर के पास वाइंडिंग की जाती है वो इनमें से कौन सी की जाती है। इसको मैं आपको दो डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये दो कोर्स हैं, इस टाइप की दो कोर्स है। एक पर मैंने करी लो वोल्टेज वाइंडिंग और इस पर करी हाई वोल्टेज वाइंडिंग कोर के पास। जैसे मान लीजिए ये है एक कोर, इसके ऊपर यहाँ पर हमने करी लो वोल्टेज वाइंडिंग और इसके ऊपर करी हाई वोल्टेज वाइंडिंग, जैसा कि ट्रांसफार्मर में होता है। और ऐसा ही यहाँ पर मान लीजिए। अब इसमें क्या, हमने इसके कोर के पास में जो करी वो हाई वोल्टेज और इसके ऊपर हमें लो वोल्टेज तो करनी है। तो अब हाई वोल्टेज के अंदर केस क्या होगा कि जैसा वोल्टेज ज़्यादा होता है तो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। अब इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। जबकि लो वोल्टेज में क्या होगा कि जब दोनों तरफ लो वोल्टेज है तो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, तो उसकी वजह से कॉस्ट की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लो वोल्टेज वाइंडिंग, यानी लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम कोर के पास लगाते हैं। तो ये इसका सही आंसर होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी मैं आगे के क्वेश्चंस में इन सबको क्लियर कर दूंगा। ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशियो कितना होता है। तो जिसका सही आंसर है वो होगा 1:1। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हमारे काम आता है AC पावर को एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, ये इसका काम होता है। पर इसके अंदर हम एक चीज़ और होती है कि इसके अंदर पावर जो सोर्स होता है उसको ये आइसोलेट करता है पावर डिवाइस से, जैसे कि अगर कोई ऑपरेट कर रहा हो तो उसे एकदम से सडन शॉक ना लगे। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि स्पीड ऑफ द मोटर अगर हम सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा कर दें किसी भी मोटर की स्पीड, तो उस ब्रेकिंग मेथड को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा रीजनरेटिव ब्रेकिंग। इसके अंदर हम सिंक्रोनस स्पीड से मोटर की स्पीड को ज़्यादा करके ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं, जबकि जो प्लगिंग होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं, सप्लाई टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर देते हैं, उससे जो ब्रेकिंग होती है उससे हम प्लगिंग कहते हैं। जबकि डायनेमिक ब्रेकिंग में हम क्या करते हैं, रजिस्टर के थ्रू हीट लॉस करवाते हैं, उससे जो ब्रेक अप्लाई होते हैं उसको हम डायनेमिक ब्रेकिंग कहते हैं। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि मीटर के अंदर जो फेज़ एरर होता है इंडक्शन एनर्जी मीटर के अंदर, उसका कारण क्या है। तो फेज़ एरर कहने का यहाँ पर क्या मतलब है कि जो शंट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो 90 डिग्री लैग बिहाइंड नहीं कर पाता, किससे, सप्लाई वोल्टेज से। राइटिंग का थोड़ा इशू है, एक बार मैनेज कर लीजिएगा। तो ये 90 डिग्री उससे लैग नहीं कर पाता है, तो इस वजह से हम यहाँ पर लगाते हैं शेडिंग रिंग। अब जब उस शेडिंग रिंग की एडजस्टमेंट सही नहीं हो पाती तो उस वजह से मीटर के अंदर फेज एरर प्रोड्यूस होती है। तो उसका जो सही आंसर है वो होगा बी। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है, इसके अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि कितना करंट अगर ड्रॉन करेगी एक मोटर जब उस पर 230 वोल्ट हम अप्लाई करें और उसका आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम है और बैक ईएमएफ हमें गिवन है 200 वोल्ट। तो डीसी मोटर के अंदर जो इक्वेशन होती है वो होती है VT इज इक्वल्स टू EB यानी बैक ईएमएफ
प्लस IA जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, IA की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर, करंट की वैल्यू, तो उसको हम लिख सकते हैं IA इज इक्वल्स टू VT माइनस EB अपॉन में RA। अब हमें इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है जो हमें गिवन है। टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू हमें जो गिवन है वो गिवन है 230, जबकि बैक EMF की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 200 वोल्ट। रुकिए एक बार पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, 200 वोल्ट। और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है आर्मेचर रेजिस्टेंस की, वो गिवन है 0.5। और जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 60 एम्पियर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा A 60 एम्पियर। आप सभी को समझ में आया होगा आई होप। और इसी टाइप के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको RACB में देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2018 में भी इसी टाइप के छोटे न्यूमेरिकल्स आए थे, इस बार भी ऐसे ही आएंगे। बस आपको अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह बिल्ड रखने हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत अच्छे आने के चांसेस होते हैं बजाय न्यूमेरिकल के, क्योंकि पिछली बार भी न्यूमेरिकल इसी टाइप के आए थे, बिल्कुल छोटे छोटे। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो होती है वो इनमें से किस पर बेस्ड होती है। तो उसका जो सही आंसर है वो है लीनियरिटी। और एक चीज़ जो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि ये थ्योरम कभी भी नॉन लीनियर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। तो इन थ्योरम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स और इनसे रिलेटेड फैक्ट्स एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये सब भी याद करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे पूछी गई है पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, जब हमें गिवन है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और पोल एरिया। तो यहाँ पर इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि पोल स्ट्रेंथ जो होती है वो इक्वल्स टू होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इनटू पोल एरिया। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके अंदर हमारे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू गिवन है 10 और यहाँ पे पोल एरिया की गिवन है 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 80 वेबर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा B 80 वेबर। यहाँ पर आपको छोटे क्वेश्चंस कराने का एम ये है कि आपको इसके थ्रू फॉर्मूलेज भी याद हो जाएंगे, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है D इनफाइनाइट। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर लोड कनेक्टेड है। तो जब करंट सोर्स से पूरा करंट लोड की तरफ भेजना चाहते हैं हम, तो उस केस में आइडियल केस में हम यही करना चाहेंगे। तो उस केस में जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए इनफाइनाइट। तो इसलिए इसका आंसर D इनफाइनाइट होगा। जबकि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में क्या होगा, तो उसका आंसर होगा 0। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई होप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में पूछा था। इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि जो पावर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो कंडक्टर यूज़ किया जाता है उसका वोल्टेज ग्रेडियंट मैक्सिमम कौन सी सिचुएशन में होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा B सरफेस। और आज के लिए जो आपके लिए क्वेश्चन है वो ये है कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसे क्या कहा जाता है। इसका आंसर आपको करना है कमेंट, यानी कि कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है। अगर आप इस सीरीज़ को लेक्चर 1 से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा और इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिला होगा अपने आप में। तो इसी तरीके से आगे भी हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हमें ऐसे ही एनकरेज करने के लिए आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू गाइस।